हेलो एवरीवन, दिस इज मी सुयश नोरा फ्रॉम एसएनएस क्लासेस कोलकाता। और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने कॉमर्स के परसेंटेज बूस्टर सीरीज को। हम लोग स्टार्ट किए थे चैप्टर लॉजिस्टिक एंड इंश्योरेंस, जिसमें इंश्योरेंस वाले पार्ट को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखा है तो प्लीज चेक कर लेना, लिंक वीडियो का हम डिस्क्रिप्शन आई बटन में ऐड कर देगा। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी लॉजिस्टिक वाला पार्ट, और लॉजिस्टिक के साथ साथ हम लोग वेयरहाउसिंग वाला पार्ट भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो अपने को पूछ रहे हैं, सर लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिस्टिक। तो बोलता है सर लॉजिस्टिक एक प्रोसेस है, लॉजिस्टिक एक पूरा प्रोसेस है जो गुड्स के मूवमेंट एंड स्टोरेज को मैनेज करता है। तो वापस एक बार, लॉजिस्टिक एक प्रोसेस है जो गुड्स के मूवमेंट एंड स्टोरेज को मैनेज करता है। ठीक है सर, मूवमेंट समझ में आता है, स्टोरेज भी समझ में आता है। सर पे गुड्स का मतलब क्या हुआ। सर यहां पे गुड्स का तीन मतलब निकल कर आ सकते हैं। गुड्स कैन बी आइदर रॉ मटेरियल, गुड्स कैन बी पार्ट्स, गुड्स कैन बी फिनिश गुड्स। मतलब आपका जो गुड्स है ना, जिस चीज का मूवमेंट हो रहा है, जिस चीज का स्टोरेज हो रहा है, वो तीन हो सकते हैं, रॉ मटेरियल, पार्ट्स एंड फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल, पार्ट्स एंड फिनिश गुड्स। So what is logistics? Sir, logistic is the process of managing. Logistic is the process of managing the movement and storage of raw material, parts, finished goods. Sir, logistics सिंपल से एक प्रोसेस है जो गुड्स के मूवमेंट और स्टोरेज को मैनेज करते हैं। सर गुड्स का मतलब रॉ मटेरियल, पार्ट्स, फिनिश गुड्स। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। सर कहां से कहां तक, सर गुड्स कहां से मूव हो रहे हैं। गुड्स आपका मूव होता है सप्लायर से फर्म के थ्रू कंज्यूमर तक, सप्लायर से फर्म के थ्रू कंज्यूमर तक। तो सर वापस एक बार, सबसे पहले सर लॉजिस्टिक का मतलब क्या हुआ। सर लॉजिस्टिक एक ऐसा प्रोसेस है जो रॉ मटेरियल, पार्ट्स, फिनिश गुड्स के मूवमेंट और स्टोरेज को मैनेज करता है। सर मूवमेंट कहां से होता है, सप्लायर से फर्म के थ्रू कंज्यूमर तक। सर लॉजिस्टिक अपने को टाइम यूटिलिटी और प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करने में हेल्प करता है। सर टाइम यूटिलिटी कैसे क्रिएट करता है, गुड्स को प्रिजर्व करके, क्योंकि स्टोरेज भी पार्ट है, गुड्स को प्रिजर्व करके। और प्लेस यूटिलिटी आप ऐसा समझो ना कि गुड्स प्रोड्यूस कहीं और होता है, कंज्यूम कहीं और होता है, तो प्लेस यूटिलिटी भी क्रिएट करता है लॉजिस्टिक। और कोई भी एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी लगता है, ऑल दी एक्टिविटीज, एवरी एक्टिविटी which is important to move the goods from the point of production to the point of consumption is known as logistics. हर वो एक्टिविटी जो फैसिलिटेट करता है गुड्स के फ्लो को, हर वो एक्टिविटी जो फैसिलिटेट करता है गुड्स के फ्लो को, कहां सर, सिर्फ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ फाइनल कंजम्पशन। आई थिंक आप लोग को मेरा बात समझ में आ रहा है। सर लॉजिस्टिक क्या होता है, फटाफट एक बार। लॉजिस्टिक का मतलब होता है, लॉजिस्टिक इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल, पार्ट्स, फिनिश गुड्स। सर कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, फ्रॉम सप्लायर थ्रू द फर्म टू द कंज्यूमर। सर दो तरीके का यूटिलिटी क्रिएट करता है, टाइम और प्लेस। और हर वो एक्टिविटी जो फैसिलिटेट भी करता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, वेयरहाउस फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स। सो हर वो फैसिलिटी जो फैसिलिटेट करता है गुड्स के मूवमेंट को फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन इज नोन एज लॉजिस्टिक्स। आई थिंक आप लोगों को मेरा बात समझ में आ चुका है। अब हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्जाम में आने का बहुत बहुत प्रोबेबिलिटी बनता है, विच इज टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मेरिट्स और डीमेरिट्स। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर आपको बोला है जो लैंड ट्रांसपोर्ट होता है ना, लैंड ट्रांसपोर्ट वो दो तरीके का होता है, एक रोड के थ्रू और एक रेल के थ्रू, एक रोडवेज और एक रेलवेज। रोडवेज, रेलवेज। पहले हम लोग रोडवेज का बात करें कि सर रोडवेज का फायदा क्या और रोडवेज का नुकसान क्या। सर रोडवेज का सबसे पहला फायदा है फ्लेक्सिबिलिटी। सर फ्लेक्सिबिलिटी कैसे होता है, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट में क्या है ना, आप कैरियर को, जो व्हीकल है उसको फ्लेक्सिबल बना सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप टाइम को चेंज कर सकते हैं, रूट को बदल सकते हैं, इंडिविजुअल यूजर के हिसाब से, इंडिविजुअल कस्टमर के हिसाब से रोड ट्रांसपोर्ट के टाइम और रूट को बदला जा सकता है मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से, कि नहीं मेरे को मन है यहां से नहीं, हमको घुमा के जाना है, आप वो चीज कर सकते हैं। सो टाइम एंड रूट कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल्स रिक्वायरमेंट। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट सर वेरी फ्लेक्सिबल, रोड ट्रांसपोर्ट इज वेरी फ्लेक्सिबल। उसके बाद आपको डोर टू डोर सर्विस मिलता है। रोड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, कंसाइनर के प्लेस से, कंसाइनर मतलब जो गुड्स को भेज रहे हैं,
और कंसाइनी जिसको गुड्स मिल रहे हैं। सर कंसाइनर जो गुड्स सेंड कर रहे हैं, कंसाइनी जो गुड्स रिसीव कर रहे हैं। तो गुड्स को कंसाइनर के प्लेस से पिकअप करके कंसाइनी के प्लेस में रखा जाता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं डोर टू डोर सर्विस। सर रोड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, कंसाइनर के यहां से गुड्स को पिकअप करेगा, कंसाइनी के प्लेस में उसको डिलीवर करेगा, एंड हेंस रोड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट्स इन डोर टू डोर सर्विस। उसके बाद सर काफी सस्ता है, काफी सस्ता है, इकोनॉमिक है। ठीक है, इकोनॉमिक तो आप ऐसे सोचो ना, आज रेलवे के कंपैरिजन में, एयरवेज के कंपैरिजन में, वाटरवेज के कंपैरिजन में तो सस्ता ही है। और अगर मान लो आपका लोड बहुत कम है, थोड़ा सा ही क्वांटिटी है, रूट बहुत शॉर्ट है, तो वहां पे थोड़ी ना हम लोग फ्लाइट से भेज देंगे या फिर वाटरवेज से भेज देंगे। तो फॉर शॉर्ट डिस्टेंस एंड स्मॉल लोड, अगर आपका डिस्टेंस थोड़ा सा ही है, अगर लोड बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही लोड है, तो फिर बहुत सस्ता पड़ता है रोड ट्रांसपोर्ट। ये दो बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम पता है क्या होता है, मेरिट्स का पॉइंट याद हो जाता है, उनको दिक्कत होता है सर अंदर लिखे क्या, वो लोग अटपटा सा लिखने लग जाते हैं। तो आपको पकड़ना क्या है, सर फ्लेक्सिबल क्यों है। Why is road transport flexible? Because time and route can be adjusted according to individual requirement. पहला वाला पॉइंट। सर डोर टू डोर सर्विस क्यों होता है, क्योंकि गुड्स को कंसाइनर के प्लेस से लोड किया जाता है और सीधा कंसाइनी के प्लेस में अनलोड किया जाता है, डोर टू डोर सर्विस। सर सस्ता क्यों है, सर सस्ता ऐसा तो बात नहीं है, रोड ट्रांसपोर्ट सस्ता है, लेकिन अगर आपका रूट छोटा हो, अगर लोड कम हो, तो फिर आपके लिए रोड ट्रांसपोर्ट सबसे बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन जाता है। सर इन्वेस्टमेंट कम लगता है, इन्वेस्टमेंट कम लगता है। अब आप बोलेगा सर गाड़ी में तो इन्वेस्टमेंट लगता है, हम ये नहीं बोल रहे इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, कम लगता है। किसके कंपैरिजन में, आप कंपेयर करो रेलवेज के कंपैरिजन में, एक रेलवेज के कंपैरिजन में रोड ट्रांसपोर्ट जो सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। सो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोडवेज इज लेस देन रेलवे। रेलवे के कंपैरिजन में रोड ट्रांसपोर्ट में पैसा कम लगता है। एंड नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट विच इज फीडर सर्विस। आज आप देखो रेलवे आपके घर से नहीं जाएगा, फ्लाइट आपके घर से सामान पिकअप नहीं करेगा, रेलवे स्टेशन से निकलता है और जो एयरवेज होता है वो अपने टर्मिनल से निकलता है। तो आपके घर से या आपके फैक्ट्री से, आपके गोडाउन से गुड्स को एयरपोर्ट तक तो ले जाना पड़ेगा। वो ले जाने का काम कौन करता है, रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट क्या करता है, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, रेल ट्रांसपोर्ट हो गया, वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, उनको फीडर सर्विस प्रोवाइड करता है। आज कहीं से अगर मान लो शिप निकलेगा तो थोड़ी ना आपके घर से वो सामान लेके जाएगा। रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, गुड्स को कंसाइनर के प्लेस से पिकअप करते हैं और जहां से आपका रेलवे निकलने वाला है या फिर मान लो आपका एयर टर्मिनल है, वहां तक गुड्स को पहुंचाया जाता है। एंड हेंस इट प्रोवाइड्स रेलवे फीडर सर्विसेज। आई थिंक आप लोगों को 5 मेरिट एकदम क्लियर है। आपको सिंपल क्या ध्यान रखना है, जो येलो में हाईलाइटेड है वो तो आपको देखो याद करना पड़ेगा। और क्यों है, आप इसके पीछे का रैशनल समझो कि फ्लेक्सिबल क्यों है, डोर टू डोर ट्रांसपोर्ट सर्विस कैसे मिलता है, फीडर सर्विस क्या होता है। क्योंकि सर फीडर क्या है, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू गुड्स को डिलीवरी पॉइंट तक, जो एग्जिट पॉइंट है जहां से आपका रेलवे निकलने वाला है, जहां से आपका शिप सेल होगा, वहां तक पहुंचाया जाता है। आई थिंक आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है। हम लोग बढ़ते हैं डीमेरिट रोड ट्रांसपोर्ट में। सर इसका ना कैपेसिटी लिमिटेड होता है, गाड़ी का तो या ट्रक का आप ले लो, कुछ भी ले लो, उनका कैपेसिटी लिमिटेड होता है। ठीक है, अनडिपेंडेबल। अगर सर कभी मान लो फ्लड आ गया, स्नोफॉल हो गया, तो उस टाइम पे रोड ट्रांसपोर्ट आपका अनडिपेंडेबल हो जाएगा। उसके बाद इररेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी नहीं होता है, बोलता है कब गाड़ी निकलता है कब, तो क्योंकि इनका कोई फिक्स टाइम और शेड्यूल और कोई रूट नहीं है, तो इरेगुलरिटी, डिले भी होता है कभी कभी गुड्स का पहुंचने में, क्योंकि इनका टाइम फिक्स नहीं है, रूट फिक्स नहीं है। ये अनसूटेबल होता है कुछ चीजों के लिए। देखो हम लोग सूटेबिलिटी भी पढ़े थे कि अगर आपका रूट छोटा है, गुड्स का लोड कम है, तो सबसे बेस्ट तरीका है ट्रांसपोर्ट का। लेकिन अगर मान लो आपका गुड्स एक्सपेंसिव है या फिर बहुत बल्क है, बहुत हैवी अगर आपका गुड्स है, तो वहां पर फिर रोड ट्रांसपोर्ट आप यूज नहीं कर पाएगा। तो रोड ट्रांसपोर्ट का कुछ अनसूटेबिलिटी भी है और एक सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू है। रोड एक्सीडेंट्स आर वेरी कॉमन और एक्सीडेंट्स के कारण रोड ट्रांसपोर्ट उतना सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं माना जाता है। आई थिंक आप लोगों को मेरा बात क्लियर में आ रहा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, विच इज रेल ट्रांसपोर्ट। देखिए सर रेल ट्रांसपोर्ट क्या होता है, या फिर रेलवे के थ्रू लैंड ट्रांसपोर्ट का एक पार्ट है रेलवे। हम लोग बात करते हैं सर रेलवे का फायदा क्या है। देखिए सर रेलवे का बहुत फायदा, एक तो ना कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वैगन्स है ना, जिसको हम लोग रेलवे का डब्बा बोलते हैं, उसको इंग्लिश में वैगन्स बोलते हैं। अगर मान लो सामान ज्यादा हो गया, लोड ज्यादा हो गया, तो वैगन्स को इंक्रीज करना, डब्बा को बढ़ाना आसान है ना। ट्रेन में डब्बा बढ़ाते जाओ और आप लोड लेते जाओ, उसका एक लिमिटेशन है, बट फिर भी अगर आप रोड के कंपैरिजन करो तो कितना डब्बा हम लोग एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, एंड हेंस कैपेसिटी बड़ा ही लार्ज है। और ये बहुत डिपेंडेबल है सर, ये फिक्स टाइम पे निकलता है,
कभी कभार इमरजेंसी एक्सेप्शनल सिचुएशन हो गया, बात अलग है, अदरवाइज इनका रूट फिक्स है, टाइमिंग फिक्स है, इसी के कारण आप बोल सकते हैं कि ये काफी रिलायबल है, काफी रिलायबल है। उसके बाद इकोनॉमिकल है सर, सस्ता पड़ता है। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस कोई चीज भेजना है, अगर आपका गुड्स बल्क है तो फिर आपके लिए इकोनॉमिकल है। जैसे रोड ट्रांसपोर्ट में क्या पढ़े थे, अगर डिस्टेंस शॉर्ट है, गुड्स स्मॉल है तो बेस्ट है। भाई यहां पे क्या बोलता है, अगर डिस्टेंस लॉन्ग है, गुड्स बल्क है तो बेस्ट है। उसके बाद सर स्पीड कंपेरेटिव फास्ट होता है, क्योंकि वो उनका ट्रैक अपना बनाया हुआ, उनको उसी ट्रैक पे चलना है, उस ट्रैक पे गाड़ी तो चलेगा नहीं, उस ट्रैक पे शिप तो चलेगा नहीं। तो क्योंकि इनका जो ट्रक्स है, इनका जो ट्रैक्स होता है बेसिकली, जो रेलवे ट्रैक्स होता है, क्योंकि उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, तो आप बोल सकते हैं कि कंपेरेटिव इनका स्पीड बड़ा फास्ट होता है। और इनमें जो फ्रेट चार्ज किया जाता है ना, जो रेलवे का भाड़ा होता है, वो भी ऐसा नहीं होता है कि कस्टमर के हिसाब से भाड़ा डिसाइड होगा। जो रेट होता है, जो फ्रेट होता है, वो पहले से फिक्स होता है और टाइम टू टाइम डेली बेसिस में वो फ्लक्चुएट नहीं होता है, कांस्टेंट टाइप का ही रहता है। बहुत ऐसा नहीं होता कि हर दिन रेलवे का भाड़ा चेंज हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये इसका कुछ फायदा निकल कर आता है। ठीक है, हम लोग अब बात करते हैं सर रेल ट्रांसपोर्ट का डीमेरिट क्या है। सबसे पहला सर, बहुत पैसा लगता है। एक तो रेलवे का डब्बा बनाने में, रेलवे का ट्रैक्स बनाने में, रेलवे स्टेशन बनाने में बहुत पैसा इंवॉल्व होता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक्स। सर ट्रैक्स बनाना अपने आप में कितना एक्सपेंसिव अफेयर है, फिर रेलवे स्टेशन बनाओ, रेलवे के डब्बे बनाओ, इक्विपमेंट्स बनाओ, दुनिया भर का पैसा इसमें इंवॉल्व होता है, वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, ह्यूज कैपिटल आउटले। उसके बाद सर ह्यूज कैपिटल आउटले तो हो गया एक बार आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। अब मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। मेंटेनेंस कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज ऑल्सो वेरी हाई। दुनिया भर का कॉस्ट लगता है रेलवे को मेंटेन करने और रेलवे को ऑपरेट करने में। तो जो दो डिमेरिट है ये कॉस्ट से रिलेटेड ही है। पहला जो हम लोग बात किए थे वो इन्वेस्टमेंट के एंगल से बात किए थे, और ये वाला ऑपरेशन के एंगल से हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद सर इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल क्योंकि इंडिविजुअल आदमी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप रेलवे का ट्रैक को चेंज नहीं करवा सकता है, टाइम को चेंज नहीं करवा सकता है, रूट को चेंज नहीं करा सकता है, क्योंकि वो अपने फिक्स टाइम पे निकलेगा और फिक्स रूट को फॉलो करेगा। इसीलिए आप इसको बोलते हैं कि ये इनफ्लेक्सिबल है। इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, इंडिविजुअल यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेंज नहीं कराया जा सकता है। नेक्स्ट डिले, क्योंकि प्रोसीजरल डिले होता है। पहले रेलवे में बुकिंग कराओ, फिर गुड्स को लोड करवाओ, वो स्लिप देता है, वो पोस्ट मास्टर के पास, रेलवे मास्टर के पास लेके जाओ, बहुत सारा लीगल फॉर्मेलिटीज इंवॉल्व होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा बहुत डिले होता है। एंड लास्ट, अगर आपका डिस्टेंस शॉर्ट है या फिर गुड्स बहुत स्मॉल है तो ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, ये बहुत कॉस्टली हो जाता है। अगर आपका डिस्टेंस शॉर्ट है, अगर आपका डिस्टेंस शॉर्ट है या फिर गुड्स स्मॉल है तो फिर ये काफी महंगा पड़ जाता है। ये सूटेबल केवल लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है। ठीक है, ये सूटेबल केवल लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। आई थिंक आप लोगों को मेरा बात समझ में आ चुका है। हम लोग बढ़ रहे हैं वाटर ट्रांसपोर्ट में। कोई भी पार्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप लोग अपने डाउट को जरूर लिखना, आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई। हम लोग आगे बढ़ते हैं सर वाटर ट्रांसपोर्ट पे। सर वाटर ट्रांसपोर्ट को बोला जाता है ये लो कॉस्ट है। ऐसा नहीं बोल रहे सर पैसा नहीं लगता है, कॉस्ट बहुत कम है। और कॉस्ट क्यों कम है आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि जब शिप चलता है ना तो वो पानी में चलता है। सर ये बात हम लोग को भी पता है, लेकिन जो चीज आप लिंक नहीं करेगा वो आपको बता रहे हैं। शिप चलता है पानी में एंड वाटर इज अ नेचुरल ट्रैक। रेलवे को चलाने के लिए ट्रैक्स बनाना पड़ता है, शिप को चलाने के लिए ट्रैक नहीं बनाना पड़ता है। वो अपने आप नेचुरल पानी जो है वो नेचुरल ट्रैक प्रोवाइड करता है। तो कोई पैसा नहीं लगता उनके कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में। शिप को बनाने में पैसा जाता है लेकिन उनका ट्रैक को बनाने में पैसा नहीं लगता है। उसके बाद से शिप का कैपेसिटी काफी ज्यादा होता है। बड़ा बड़ा शिप्स होता है जिसमें हेवी व्हीकल्स, गाड़ी वाड़ी सब कुछ जो इंपोर्ट होता है सब शिप से ही तो होता है। तो काफी लार्ज कैपेसिटी होता है इसका। सर सूटेबिलिटी कहां पे, अगर मान लो आपको फ्रेजाइल गुड्स इंपोर्ट करना है, क्योंकि शिप में क्या होता है ना, बहुत जर्किंग नहीं होता है। आज आप ट्रेन में देखो दुनिया भर का जर्किंग होता है, रोड में तो बहुत जर्किंग होता है, लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट में जर्किंग सबसे कम होता है। शिप का जो पानी है, जो पानी में जहां वो सेल करता है, वो पानी में अनलेस अदरवाइज कोई नेचुरल कैलामिटी या फिर वेव्स वगैरह बहुत एक्सट्रीम नहीं हो जाए तो नॉर्मली स्मूथली पानी चलता है। तो जो फ्रेजाइल गुड्स होता है ना, जिनका टूटने का टेंडेंसी ज्यादा होता है, क्रॉकरीज वगैरह हो गया, जो अपने लोग कांच का कप वप यूज करते हैं, वो सारा चीज बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है बिना रिस्क के। ठीक है, उसके बाद सर कंजेशन नहीं होता है, क्योंकि ट्रैफिक नहीं है ना, पानी में केवल शिप ही है और बाकी चीज नहीं है। ठीक है, तो ट्रैफिक कंजेशन कंपैरेटिव बहुत कम होता है। नेक्स्ट इज सेफ्टी।
ऐसा नहीं है कि शिप में एक्सीडेंट नहीं होता है, बट एक्सीडेंट होने का चांस बहुत कम होता है। एक्सीडेंट होने का चांस बहुत कम होता है। द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट इज कंपेरेटिवली लेस। चांस बहुत कम है, बट ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। अगर कोई दुर्घटना हो गया, जैसे मान लो सी पेरिल्स आ गया, जो अपने लोग इंश्योरेंस टॉपिक में भी पढ़े थे, तो दुर्घटना हो सकता है, बट चांस थोड़ा सा कम होता है। एक बार फटाफट मेरिट पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात कहते हैं सर लो कॉस्ट, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम लगता है। कैपेसिटी आप इजीली इंक्रीज कर सकते हैं। सब फ्रेजाइल गुड्स के लिए काफी सुटेबल माना जाता है। कंजेशन बिल्कुल भी नहीं होता है, मतलब कम चांस है कंजेशन का, एंड सेफ्टी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके डीमेरिट के बारे में। सर पानी का ना स्पीड, पानी में रेल जो स्पीड होता है शिप वगैरह का, वो स्पीड बहुत स्लो होता है। तो अगर आपको कोई चीज को क्विक डिलीवरी कराना है, अगर आपको जल्दी डिलीवरी कराना है, तो वहां पे फिर वाटर ट्रांसपोर्ट आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। उसके बाद लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन। सर अगर आपको गुड्स को कहीं भेजना है शिप के थ्रू, तो पहले एक रोड ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ेगा। जो आपके गुड्स को आपके ऑफिस से, फैक्ट्री से पहले तो शिप पोर्ट तक लेके जाएगा, वहां पे फिर गुड्स को लोड कराओ, फिर वो शिप सेल करेगा, सामने वाला पे वहां पे गुड्स को अनलोड करो, फिर गाड़ी को यूज करो और सामने वाला आदमी के डेस्टिनेशन तक पहुंचाओ। तो इनका लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन है। प्लस अगर आपको गुड्स को शिप के थ्रू भेजना है, तो आपको उनका प्रॉपर पैकेजिंग भी करना पड़ेगा, क्योंकि शिप का जो पानी होता है उससे गुड्स का कोरोजन भी होता है। नमक का पानी होता है, अलग अलग कभी कभी जो आइटम होता है उसका टेस्ट, फ्लेवर भी बदल जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि इनका लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन है, इनका स्पेशल पैकिंग भी करना पड़ता है। अनरिलायबल, कभी मान लो बहुत ठंड है, पानी बर्फ हो गया, फ्रोजन आइस, शिप नेविगेबल नहीं होता है। मान लो गर्म बहुत है, जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट कर रहे हैं, सी का लेवल बढ़ रहा है, तो ये सारा तरह का कभी कभी प्रॉब्लम आ सकता है। कोरोजन जो हम आपको ऑलरेडी बता चुका, सी का जो नदी का जो पानी होता है वो कोरोसिव होता है। कोरोसिव एज इन वो आपके गुड्स के क्वालिटी को डिटोरिएट कर देता है, फ्लेवर वगैरह को बहुत ही खराब तरीके से इंपैक्ट करता है, तो कोरोजन भी होता है। एंड सी का पेरिल्स तो भैया है ही है। अगर मान लो कभी भी कोई बहुत हाई टाइड, बहुत लो टाइड आ गया, बहुत इंटरनेशनल वेव्स आ गया, पानी में इंटरनेशनल वाटर में वेव्स बहुत ज्यादा होता है, तो वो सब कुछ एक प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए इनका प्रॉपर पैकेजिंग करना पड़ता है, और अगर प्रॉपर पैकेजिंग नहीं हुआ तो फिर नुकसान होने का पूरा चांस बनता है। तो आई थिंक आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है। हम लोग डीमेरिट अभी पढ़े, आप लोग एक बार फटाफट इसका जो येलो वाला पॉइंट है एटलीस्ट याद करके सोचो कि क्यों आपको बोला गया कि इसका स्लो स्पीड है, क्यों स्लो स्पीड है, वाटर ट्रांसपोर्ट का स्लो स्पीड है, या फिर उसका रिपरकेशन क्या है, कि अगर स्लो स्पीड है तो नुकसान क्या है। जैसे लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, व्हाई देयर इज लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि गुड्स को शिप पोर्ट तक लेकर आना पड़ता है। अनरिलायबल क्यों है सर, या तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा या फिर पानी फ्रोजन हो जाएगा। सर कोरोजन का मतलब क्या होता है, गुड्स का क्वालिटी खराब होता है, उसका फ्लेवर खराब होता है। और सी पेरिल्स, जब भी कोई आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, अगर कोई सी का पेरिल आ गया, कोई हाई टाइड आ गया, लो टाइड आ गया, ऐसा कुछ भी हो गया, तो फिर गुड्स का सेफ्टी पे कंसर्न आ सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को मेरा बात यहां तक क्लियर है। हम लोग बढ़ते हैं सर एयर ट्रांसपोर्ट पे। सर एयर ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा फायदा है कि वो बड़े बड़े डिस्टेंस को कम से कम टाइम में कवर कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि वो अगर जैसे मान लो क्या होता है, अगर मान लो डेजर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकते, पानी है, रोड ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकते, बट एयर को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। नीचे डेजर्ट है, स्नो है, कुछ भी है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। बर्फ जमा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत गर्मी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सी का लेवल बढ़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो शॉर्ट डिस्टेंस को डायरेक्टली कवर करता है, डायरेक्ट शॉर्टेस्ट टाइम में उसको कवर भी करके देते हैं, शॉर्टेस्ट रूट के थ्रू। और इसका बोलते हैं हम लोग स्पीड भी बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपको पेरिशेबल गुड्स को भेजना है, जो गुड्स बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो वहां पर आपके लिए एयर ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव हो सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है जो पेरिशेबल नेचर का है, या जल्दी पहुंचाना है, क्विक टाइम पे आपको पहुंचाना है, तो फिर एयर ट्रांसपोर्ट बिकम्स द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। इनका सर्विस बहुत एफिशिएंट होता है, ये लोग फिक्स टाइम को फॉलो करते हैं, अनलेस कोई इमरजेंसी या कोई प्रॉब्लम हो गया तो फिक्स टाइम पे जो डिपार्चर टाइम होता है उस पर आपका एयरवेज निकलता है। नेचुरल गिफ्ट, ये हम लोग ऊपर भी पढ़े थे, जिस तरीके से शिप के लिए, जिस तरीके से वाटरवेज के लिए वाटर इज अ नेचुरल ट्रैक, एयर के लिए एयर इज अ नेचुरल ट्रैक, मतलब एयरक्राफ्ट के लिए, एयरप्लेन के लिए एयर इज अ नेचुरल ट्रैक। कोई अलग से ट्रैक बनाने का कॉस्ट नहीं लगता है, ठीक है। सो स्काई इज अ नेचुरल गिफ्ट एंड इट डज नॉट रिक्वायर लार्ज इन्वेस्टमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैक वगैरह बनाने का खर्चा नहीं पड़ता है। सर किसके लिए सूटेबल है, ऑब्वियसली सर गुड्स आपका लाइट वेट का होना चाहिए, ऑब्वियसली सर गुड्स आपका लाइट वेट का होना चाहिए, तभी आपके लिए सूटेबल है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर इसका डीमेरिट क्या है? सर एक तो कॉस्टली है, ये तो आपको खुद को पता है। एक एक फ्लाइट का, एक एक एयरक्राफ्ट का, एक एक टायर का कॉस्ट करीब करीब 4-4 लाख रुपया होता है। तो बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व होता है एयरक्राफ्ट को ओन करने में, एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने में, दुनिया भर का कॉस्ट इन्वॉल्व होता है एयरप्लेन्स को ऑपरेट करने में। फिर जो क्या बोलते हैं आपका एयरपोर्ट हो गया, फिर जो एयरड्रोम्स हो गया, उनको भी मेंटेन करने में बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। सर कैपेसिटी लिमिटेड है, लाइट गुड्स ही आप यूज कर सकते हैं, फ्लाइट का जितना कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, रेलवे की तरह तो है नहीं डब्बा जोड़ते जाओ, तो एक लिमिटेड एरिया है। उसके बाद सर रिस्क तो है ही है, कुछ क्रैश हो गया, ठीक है, तो ये आप लोग अपने आप समझ सकते हैं। इवन अ स्लाइट मैकेनिकल बैरियर और बर्ड में हिट, अगर मान लो बर्ड वो विंग्स, बर्ड अगर मान लो जो प्रोपेलर रोटेट करता है उसके अंदर अगर चला गया तो कुछ भी ऐसा आपके संग दुर्घटना हो सकता है। उसके बाद क्लाइमेट बैरियर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सर नीचे डेजर्ट है कि नीचे स्नो है उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर रेनफॉल हो रहा है, अगर स्नोफॉल हो रहा है तो उससे वो एक प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। अगर मान लो बहुत फॉग हो गया या मान लो बहुत स्नोफॉल हो रहा है तो फिर थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ सकता है। उसके बाद सर इनफ्लेक्सिबिलिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी क्यों? क्योंकि जो आपका एयरप्लेन है ना वो कहीं भी लैंड नहीं कर सकते, मतलब आपको सर्विस केवल 2 एयरपोर्ट के बीच में मिलेगा, 2 एयरड्रोम्स के बीच में मिलेगा। अगर एक जगह में एयरड्रोम है और जहां गुड्स पहुंचाना है वहां अगर एयरड्रोम नहीं है तो फ्लाइट लैंड कैसे करेगा? फ्लाइट लैंड कैसे करेगा? फ्लाइट लैंड ही नहीं कर पाएगा। तो बोलता है कि अगर 2 जगह के बीच में एयरड्रोम नहीं है तो वहां आपका एयरक्राफ्ट ऑपरेट नहीं कर सकता है। इसीलिए लोडिंग एंड अनलोडिंग कैन नॉट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू यूजर्स कन्वीनियंस। आप ये नहीं बोल सकते हो, जैसे मान लो हमारा लेओवर का फ्लाइट होता है, जैसे मान लो आप कोलकाता से दिल्ली के थ्रू मान लो यूरोप जा रहे हो, अगर आपका लेओवर है, दिल्ली में आपका लेओवर है, आपका जो सामान है वो मान लो शिप के कार्गो में है, आप बोलेगा हमको अपना अंदर से एक सनस्क्रीन निकालना है, पानी निकालना है, वो निकालने नहीं देगा, वो डायरेक्टली सामान आपको सीधा आपको यूरोप के एयरपोर्ट पे ही मिलेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यूजर के कन्वीनियंस के हिसाब से लोडिंग अनलोडिंग नहीं होता है, यूजर अपने हिसाब से लोडिंग अनलोडिंग नहीं कर सकता है। आई थिंक आप लोगों को मेरा बात समझ में आ चुका है। हम लोग यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं अपना लॉजिस्टिक वाला पार्ट, हम लोग लॉजिस्टिक वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज वेयर हाउसिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वेयर हाउसिंग। और मेरे हिसाब से आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आने का एग्जाम में पूरा पूरा चांस बनता है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को लगता है ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट भी है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेयर हाउसिंग आने का बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो सकता है आप लोग के एग्जाम में, तो बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ना। चलिए कंटिन्यू करते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं विच इज सर वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या होता है? देखिए, अगर आपको समझाना है वेयर हाउसिंग क्या होता है, क्योंकि वेयर हाउसिंग तो एक प्रोसेस है, आपको पहले समझाना पड़ेगा वेयर हाउस क्या होता है। वेयर हाउस एक स्टैब्लिशमेंट को बोलते हैं जहां पर आपका गुड्स स्टोर होता है। सर क्यों स्टोर होता है? क्योंकि देखो ना, गुड्स जो आज प्रोड्यूस हुआ है वो आज बिकेगा नहीं, तो जब तक वो ना बिके तब तक उस गुड्स को हमको प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। और भी बहुत सारा रीजन हो सकता है कि क्यों आपको गुड्स को प्रिजर्व करना है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट मेन बात यह है कि वेयर हाउस मेनली गुड्स को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। वेयर हाउस एक ऐसा स्टैब्लिशमेंट है जो आपके गुड्स को स्टोर करता है या फिर आपके गुड्स को एक्यूमुलेट करता है। सर स्टोर कब करता है? जब आपको बोला गुड्स आपका आज प्रोड्यूस हुआ है लेकिन आज बिकेगा नहीं, वो बिकेगा कभी और, तो जब तक वो नहीं बिकता है तब तक उसको स्टोर करके रखना पड़ता है। और सर अक्यूमुलेशन के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो एफएमसीजी जो गुड्स सेल करता है, अब कुछ गुड्स आईटीसी बनाता है, कुछ गुड्स, जैसे आप ब्लिंकिट का एग्जांपल ले लो ना, ब्लिंकिट जो हमारा ब्रांड है, ब्लिंकिट जो ग्रोसरी डिलीवरी करता है इंडिया में, आप ब्लिंकिट का एग्जांपल ले लो। ब्लिंकिट बहुत सारे सामान बेचता है, कुछ गुड्स आईटीसी बनाता है, कुछ गुड्स डाबर बनाता है, कुछ इमामी बनाता है, कुछ एचयूएल बनाता है। तो वो क्या करता है, अपने वेयरहाउस में, जो उनका वेयरहाउस होता है, वो अलग अलग प्रोड्यूसर के बनाए हुए गुड्स को एक जगह पे अक्यूमुलेट करता है और फिर कस्टमर को वहां से डिलीवरी करते हैं। तो सर वेयरहाउस क्या हो गया? वेयरहाउस एक ऐसा एस्टेब्लिशमेंट है जहां पर हम लोग गुड्स को स्टोर करते हैं या फिर हम लोग गुड्स को एक्यूमुलेट भी करते हैं। ये एक ऐसा जगह है जहां पर गुड्स को स्टोर किया जाता है जब तक वो नहीं बिकते हैं तब तक। इट इज अ प्लेस वेयर गुड्स आर प्रिजर्व्ड और स्टोर्ड until they are sold। और इसी के कारण ये भी टाइम और प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। ये सर हो गया वेयरहाउस का मतलब। वेयरहाउस इज एस्टैब्लिशमेंट। हम लोग वेयरहाउस एस्टैब्लिशमेंट बिल्डिंग का बात कर रहे हैं। अब सर वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है? सर वेयर हाउसिंग का मतलब होता है अज्यूमिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स। वेयर हाउसिंग इज अ प्रोसेस जहां पर
आपका, मान लो मेरा वेयर हाउस है, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हाँ भैया हम आपके गुड्स को प्रिजर्व करेगा। सो वेयर हाउसिंग इज द प्रोसेस ऑफ, या वेयर हाउसिंग इज डिफाइंड एज assuming the responsibility of storing the goods, कि हम भैया आपके गुड्स को स्टोर कर देगा। warehousing is defined as the assumption of taking the responsibility of preserving the goods, हम आपके गुड्स को प्रिजर्व करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेयर हाउसिंग। तो आपको सबसे पहले एग्जाम में समझाना पड़ेगा सर वेयर हाउस क्या होता है, वेयर हाउस एस्टैब्लिशमेंट होता है। सेकंड आपको समझाना पड़ेगा सर वेयर हाउस टाइम और प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करने में हेल्प करता है। तीसरा आपको बताना पड़ेगा सर वेयर हाउसिंग क्या होता है। सर वेयर हाउसिंग मतलब हो गया गुड्स को प्रिजर्व करने के रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम करना, assuming the responsibility of preserving the goods। सर हम लोग आगे बढ़ते हैं, which is importance of warehousing, very 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 important question, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला बात है सर सीजनल प्रोडक्शन। सर कुछ गुड्स ऐसा होता है जो एक पर्टिकुलर सीजन में प्रोड्यूस होता है बट कंज्यूम साल भर होता है। सर कुछ गुड्स ऐसा होता है जो एक पर्टिकुलर सीजन में प्रोड्यूस होता है लेकिन उनको हम लोग कंज्यूम साल भर करते हैं। अब वो प्रोड्यूस एक सीजन में हुआ बट आप उसको कंज्यूम साल भर करेगा, तो साल भर गुड्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए ना। और अवेलेबल कैसे होता है? वेयर हाउस के थ्रू, क्योंकि वेयर हाउस क्या करता है? गुड्स को प्रिजर्व करता है, गुड्स को स्टोर करता है, गुड्स को अक्यूमुलेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं पोटैटो का। पोटैटो नॉर्मली क्या होता है? विंटर सीजन में ग्रो होता है, बट हम लोग पोटैटो तो साल भर खाते हैं। तो बोलता है सर सीजनल प्रोडक्शन का मतलब होता है कुछ गुड्स ऐसा होता है जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही प्रोड्यूस होता है लेकिन उनका डिमांड साल भर रहता है। सर नेक्स्ट इज सीजनल डिमांड। सीजनल डिमांड का मतलब होता है सर कुछ गुड्स ऐसा होता है ना जिनका प्रोडक्शन साल भर होता है लेकिन डिमांड केवल एक पर्टिकुलर सीजन में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वुलन क्लोथ्स। वुलन क्लोथ्स का प्रोडक्शन साल भर होता है बट उनका डिमांड केवल विंटर में होता है। तो जब वो प्रोड्यूस साल भर हो रहा है उनको कहीं पे स्टोर करना पड़ता है, प्रिजर्व करना पड़ता है ताकि विंटर में जब उनका डिमांड जनरेट हो तो उसको सप्लाई किया जा सके। नेक्स्ट सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज इक्विलाइजेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और यह पॉइंट हो सकता है आपको इंडिविजुअल लेवल पे भी एग्जाम में पूछ ले कि बताओ हाउ वेयरहाउसिंग हेल्प्स इन इक्विलाइजेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देखिए सर क्या बोला है, वेयरहाउसिंग के कारण क्या होता है? डिमांड और सप्लाई को मैच कराया जाता है। देखिए क्या होता है वेयरहाउसिंग, आज मान लो कुछ गुड्स है, जैसे डिप्रेशन का टाइम आप देखो, डिप्रेशन मंदी का टाइम है, मार्केट उतना अच्छा नहीं चल रहा है तो लोग ना गुड्स का डिमांड ही नहीं कर रहे। और क्योंकि गुड्स का डिमांड नहीं कर रहे हैं, गुड्स का प्राइस, क्योंकि गुड्स का डिमांड कम है इसीलिए उसका प्राइस भी कम हो रहा है। अब कम प्राइस में तो हम लोग अपने सामान को बेचेंगे नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं? गुड्स को प्रिजर्व करते हैं ताकि जब मार्केट में वापस इसका डिमांड जनरेट हो और इसका प्राइस वापस नॉर्मलाइज हो तब हम लोग अपने गुड्स को बेचें। अब कुछ बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं? इसी चीज का फायदा भी उठाते हैं, जानबूझ के गुड्स को स्टोर करके रख लेते हैं, सप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब अगर सर सप्लाई कम हो जाएगा, अगर सर सप्लाई कम हो जाएगा तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा ना। मार्केट में शॉर्टेज है, हर किसी को चाहिए, मार्केट में आइटम नहीं है, प्राइस बढ़ जाएगा और वो लोग प्रॉफिट कमा लेंगे। तो कुछ बिजनेसमैन लोग प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करते हैं? इस तरीके से गुड्स को वेयरहाउस करके रख देते हैं। सर वेयरहाउसिंग बेसिकली क्या करता है? डिमांड और सप्लाई को इक्वलाइज करने का कोशिश करता है, इक्वलाइजेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्योंकि डिमांड जब कम होगा तो हम सप्लाई रोक देंगे, सर डिमांड बढ़ेगा तो फिर हम सप्लाई करेंगे। तो सप्लाई के थ्रू हम लोग डिमांड को मैच कराने का कोशिश करते हैं, क्योंकि डिमांड हमारे हाथ में नहीं है, सप्लाई हमारे हाथ में है। डिमांड तो कंज्यूमर के हाथ में है, तो कंज्यूमर का डिमांड कम होगा या ज्यादा होगा उसके हिसाब से हम लोग वेयरहाउस से गुड्स को रिलीज करते हैं और डिमांड के हिसाब से सप्लाई को मैच कराने का कोशिश करते हैं। उसके बाद सर स्कैटर्ड डिमांड होता क्या है? गुड्स प्रोड्यूस कहीं और हो रहा है और कंज्यूम कहीं और है। जो हम आपको पहले भी बोला था कि गुड्स प्रोड्यूस एक पर्टिकुलर जगह पे होता है लेकिन कंज्यूम एक पर्टिकुलर जगह पे होता है। तो गुड्स को एक जगह पे लेकर आना, ठीक है, गुड्स नीड टू बी स्टोर्ड नियर द मार्केट ताकि एज एंड व्हेन आपको रिक्वायरमेंट हो आपको गुड्स पहुंचाया जा सके। जो मैं आपको ब्लिंकिट का एग्जांपल दिया कि ब्लिंकिट में बहुत तरह का गुड्स मिलता है, कुछ गुड्स एचयूएल बनाता है, कुछ गुड्स इमामी बनाता है। अब गुड्स प्रोड्यूस अलग अलग जगह पे हो रहा है लेकिन उसका डिमांड प्रोड्यूस अलग अलग जगह पे हो रहा है, डिमांड एक जगह से मान लीजिए आ रहा है। तो कंज्यूमर आईटीसी के लिए भी डिमांड कर रहे हैं, एचयूएल के लिए भी डिमांड कर रहे हैं, डाबर के लिए भी डिमांड कर रहे हैं। तो वेयरहाउस के थ्रू क्या किया जाता है? गुड्स को स्टोर किया जाता है ताकि जब
कंज्यूमर का डिमांड हो उनको वो सप्लाई किया जा सके। एंड नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आई थिंक आपको एग्जाम में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ सकता है, दैट एक्सप्लेन हाउ वेयरहाउसिंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी। देखिए क्या बोलता है, गुड्स को ना स्टोर करके रखना जरूरी है ताकि प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं आए, जो मैं आपको थोड़ा देर पहले ऊपर समझाया। अगर सर मार्केट में डिमांड बहुत कम है तो उसका प्राइस बहुत कम हो जाता है, उस समय हमको क्या करना पड़ता है, अपने गुड्स को स्टोर करके रखना पड़ता है। सर कभी कभी क्या होता है, अगर मान लो अनएंटिसिपेटेड डिमांड बढ़ गया, अगर मान लो डिमांड बहुत बढ़ गया, अनएंटिसिपेटेड, हम लोग नहीं सोचे थे इतना डिमांड बढ़ेगा, उसके कारण प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो वेयरहाउस में अगर आपके पास गुड्स पड़ा हुआ होगा तो आप क्या कर सकते हैं, इस अनएंटिसिपेटेड डिमांड को मैच कराने के लिए धीरे धीरे गुड्स को सप्लाई कर सकते हैं ताकि डिमांड और सप्लाई को मैच किया जा सके। और कभी कभी क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स मर्चेंट कैन सिक्योर बेटर प्राइस बाय स्टोरिंग द गुड्स इन द वेयरहाउस। अगर उसको रेम्यूनरेटिव प्राइस नहीं मिल रहा है, अगर एक प्रोड्यूसर को अच्छा दाम नहीं मिल रहा है क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गुड्स को स्टोर करके रखेंगे, जब हमको रेम्यूनरेटिव प्राइस मिलेगा तब हम लोग गुड्स को सेल करेंगे। ये 5 इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। 5 मार्क का क्वेश्चन आपको आ ही सकता है। प्लस ये जो 2 पॉइंट है ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वलाइजेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड सेकंड स्टेबिलिटी इन प्राइस। तो ये 2 पॉइंट को आप लोग बहुत अच्छे से इंडिपेंडेंटली प्रिपेयर करना तो आपको 5 ही पड़ेगा, क्योंकि 5 मार्क के क्वेश्चन में भी आपको ये पॉइंट पूछा जा सकते हैं। बट ये जो 2 स्पेसिफिक पॉइंट है इसको आप लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ना, हो सकता है एग्जाम में आपको ये इंडिपेंडेंटली भी पूछ लिया जाए। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा। एक बार अगर आपको लगता है तो वीडियो को वापस आप आराम से सुन लेना और फिर चैप्टर को आप याद करने बैठना, तो देखना आपको बहुत सारा पॉइंट बहुत इजीली रिकॉल होता चला जाएगा। चलिए, अगर आपको प्रिपरेशन लग रहा है कि आपका बूस्ट हो रहा है, अगर आपको सही में लग रहा है कि आपका परसेंटेज बूस्ट हो रहा है, तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करिए और हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, और पढ़ते रहो आप लोग। बाय बाय।